औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं रेनाला खुर्द में, जहाँ पे एक ऐसी शख्सियत हमारे दरमियान में मौजूद है जो कि जिनको ईदी ऑफ रेनाला या मैं कहूँगा ईदी ऑफ डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा का अवार्ड भी इनके पास है। आप सब जानते हैं कि जैसे ईदी साहब की शख्सियत थी कि दुनिया में उनका कोई सानी नहीं था, जो उनकी सोशल खिदमात थी या जो उन्होंने फ़लाई काम किए इसका कोई मुकाबला नहीं है। इसी तरह रेनाला खुर्द में सैयद नदीम मकसूद जाफ़री साहब, इनकी शख्सियत का या इनकी सोशल लाइफ का या इनकी खिदमात का कोई सानी नहीं है, जिसकी वजह से इनको बहुत सारे अवार्ड भी मिले। और जो सबसे बड़ा अवार्ड हम समझते हैं वो ईदी साहब की लाइफ से मुतासर हो कर ईदी ऑफ रेनाला का अवार्ड इनके पास है। तो आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे कि इन्होंने सोशल लाइफ कैसे स्टार्ट की, क्योंकि इससे पहले ये सहाफ़ी थे, कालमकार, राइटर थे, तो किस तरह ये इन मामलात में आए। सबसे पहले हम बात करते हैं नदीम साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम आक़ाए दो जहां सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर। वसीम साहब, मैंने अपनी ज़िंदगी का जो सफ़र था, जब से मैंने होश संभाली, मेरे वालिद गिरामी पीर सैयद मकसूद अली जाफ़री साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह पाक मरहूम मग़फ़ूर को जन्नतुल फ़िरदौस में अल्लाह मुकाम दे, वो इस पंजाब के बहुत से पढ़े लिखों में शुमार होते थे। अलीगढ़ से उर्दू थे और माशाल्लाह उनके पास लोग दूर दराज से सफ़र तय करके आया करते थे इल्म हासिल करने के लिए। उर्दू दान थे और माशाल्लाह 7 किताबें उन्होंने लिखी। 7वीं किताब उनकी इसरार कुदरत थी। और लोग, काफ़ी सारे लोग जो इस वक्त भी पूरे पाकिस्तान में अपनी अपनी जगह पे, अपने अपने मुकामात पे, हर महकमों में अच्छे ओहदों पर फायज़ हैं, वो उनके शागिर्दों में से। ये मेरे लिए बड़े एज़ाज़ की बात थी। मैंने उन्हें 2 काम जो थे मैंने उन्हें देखे थे कि उनकी जो लिखाई थी उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये अहद किया था कि मैंने भी जिस हद तक अल्लाह पाक ने मुझे हिम्मत और ताकत दी, मैं इल्म हासिल करूँगा और सीखूँगा। और ख़ास तौर पे राइटिंग के हवाले से ये थी कि उनकी राइटिंग, हालांकि मैं अपने आप को अब ये स्टेज पे कहता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा मैंने पढ़ा है या लिखा है, तो मैं उनकी जो तरतीब के साथ लिखा हुआ एक लाइन के ऊपर से बिल्कुल आज हमारे बच्चों को, असातिज़ा को भी शायद ये ना पता हो कि हमने कौन सी लाइन पे कौन सा लफ्ज़ लिखना है और किस रिदम और किस तरतीब के साथ लिखना है। तो मैंने अपने वालिद गिरामी से ये सीखा था कि लिखने का जो तरीका है वो ये है। दूसरा ये था कि उनके यहाँ पे माशाल्लाह एक फैक्ट्री थी, उसमें मछली पैक होती थी। ये जो चावल के एक छोटा सा यूनिट था, एक हमारा आटे का यूनिट था। इसी तरह हम पींजे वींजे जो आपके पास जो चक्की वगैरह जो आप कहते हैं, उसको हमने फैक्ट्री की शक्ल दी हुई थी चौधरी मोहल्ला में। तो मैंने एक दफ़ा रात को, मैं बहुत छोटा सा था, मेरी अटैचमेंट मेरे वालिद गिरामी के साथ थी, तो उनका मैं यहाँ से वो कुर्ता और पजामा पहनते थे और सरीस उर्दू बोलते थे। हम 56 से इधर हैं हम लोग, लेकिन उनको आज तक मेरे वालिदैन को पंजाबी नहीं बोलनी आई। तो मैं उनका पल्लू पकड़ लेता था, तो वो पल्लू छुड़वाते थे कि इस तरह जो है ना, आप चलो घर चलो। तो एक दिन मैंने ये देखा कि रात के किसी पराये में वो बाहर निकलने लगे, तो मैं भी साथ चला गया। तो उन्होंने क्या किया कि वो जाके उस फैक्ट्री का ताला खोला, वहाँ से एक बोरी लेके वो, मैं उनके साथ साथ चलता रहा। तो एक दरवाज़ा बजाया और उनसे सिर्फ ये कहा कि ये आपकी इमानत है, वो दे के चले गए। ये मैं ग़ालिबन दूसरी क्लास का तालिब इल्म था। तो मैं इस तहकीक में लग गया कि ये मेरे वालिद साहब ने ये क्या एक्ट किया है। तो जब थोड़ा सा मुझे शऊर आया तो मुझे ये समझ आई कि मेरे वालिद गिरामी ने जो है वो दुखी इंसानियत के हवाले से उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर था। और वो जो जिस घर में वो देने गए, फिर मुझे पता चला कि वो बेवा थी और उसके 4 बच्चे थे। चारों बेटे जो थे वो 2 बेटे ग़ालिबन अपाहज थे और 2 बच्चे जो थे अभी छोटे छोटे थे। तो वो जो चीज़ थी, एक तो उसने मुझे इस तरफ राग़ब किया, इस तरफ स्ट्राइक हुई मुझे कि मुझे भी जो इनके नक्शे कदम पे चलना चाहिए। और दूसरा जो पढ़ाई का अंसर था, और फिर वो लिखारी थे, उनका भी अखबारों में लिखने का बड़ा शौक़ था, लोगों को तकरीरें लिख के देते थे। कई सारे हमारे सियासतदान जो हैं वो उनसे तकरीरें लिखवाया करते थे। और मैं नाम लूँगा तो दोस्त नाराज़ हो जाएंगे। बहुत से ऐसे अफराद
जो आज किसी न किसी स्टेज पे है, वो मैं समझता हूँ कि ये मरहून मिन्नत है मेरे वालिद के, कि मेरे वालिद की गाइडेंस, उनका तालीम, उनकी तरबियत और उनके लिख के देना, तो मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात थी। मैंने 7वीं क्लास में मॉडल स्कूल में था, तो मुझे पहली दफ़ा राजा ग़ुलाम सरवर साहब और हाजी अब्दुल गफ़ार खालिद साहब, जो आजकल शफ़ी जूलर वाले मेजर हाजी गफ़ार साहब हैं, वो उस वक़्त हमारे स्कूल में आए। तो उन्होंने कहा जी कि हमें खून के एहतियात दरकार हैं। तो उस वक़्त हमारी सोच इतनी ना तो पायदार थी ना इतनी बड़ी थी, तो 7वीं क्लास में इतना शऊर भी नहीं था। तो हमें कहा गया कि जी आप खून का अतिया देना है। तो मुझे अल्लाह पाक ने ये तौफीक दी कि सबसे पहले 7वीं क्लास में जो था, मुझे उस वक़्त पता चला कि मेरा ग्रुप जो है वो ए पॉजिटिव है, और हमने खून का अतिया दिया। और जो लोग लेने आए थे वो मुझे आज तक ज़ुबानी याद है कि कौन कौन लोग वहाँ पे मौजूद थे। हाजी मंशा ज़फ़र साहब थे मरहबा जूलर वाले, हाजी फरामोर साहब थे, ये जाहिद फरामोर साहब जो हैं हमारे क्लिनिक्स वाले, इनके वालिद साहब थे। एक रियाज मेडिकल स्टोर वाले चौधरी रियाज साहब थे, और एक राजा ग़ुलाम सरवर साहब थे। एक मेरे वालिद सैयद मकसूद अली जाफ़री, डॉक्टर ज़का साहब थे। ये लोग वहाँ पे आए। तो चौधरी नूर मोहम्मद साहब, अल्लाह ताला गरीक़ रहमत करे, हमारे उस्ताद थे। तो उन्होंने असम्बली में इन 4 लोगों के जो ना खिताबात करवाए, जिन्होंने ये बताया कि ये इंसानियत की खिदमत करनी चाहिए, हमें ये काम करना चाहिए, हमें वो काम करना चाहिए। और उस वक़्त उन्होंने तारफ़ ये करवाया कि हम अंजमन फ़लाह मरीज़ां रेनाला खुर से हमारा ताल्लुक़ है। तो बहुत सी शख्सियात को मैंने वहाँ पे देखा। मास्टर मुश्ताक ताहिर साहब, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत करे, वो भी, और हमारे बहुत से असातिज़ा, उन्होंने हमें मोटिवेशन दी। तो 7वीं क्लास से जी हमने ब्लड डोनेशन का जो आगाज़ किया। वहाँ पे मुझे स्टेज पे बुलाया गया अगले दिन। वहाँ पे मुझे याद है कि मुझे सर्टिफिकेट मिला कि जी आपने एक अच्छा काम किया। और हम 4 लोग थे, मुझे अच्छी तरह याद है कि हम 4 लोग थे, और 2 जो हैं हम लोग रिनाला खुर्द में रिहाइश पज़ीर हैं, और 2 जो हैं वो गालबन बाहर किसी न किसी स्टेज पे होंगे। तो हम दोनों को 4 को सर्टिफिकेट दिए गए। तो हम जब क्लास में गए तो मास्टर तालब हुसैन साहब, अल्लाह ज़िंदगी से सलामती दे, वो हमारे इंचार्ज थे। तो आप यकीन जानिएगा कि खून देने के बाद जब सर्टिफिकेट ले गए तो उन्होंने कहा क्लास स्टैंड। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा कि शायद पीछे कोई उस्ताद आ गए हैं जिनको देख के उन्होंने क्लास स्टैंड किया। तो ये पहली मोटिवेशन थी और पहली अप्रिसिएशन थी मेरे लिए। ये पहला मेरे लिए वाक़या था कि उन्होंने मुझे ये तरगीब दी कि आप एक अच्छा काम करके आए हैं, तो ये जितने स्टूडेंट्स हैं ये सारे आपके एहतराम में खड़े हैं। वो जो पहला वाक़या मुझे याद है। उसके बाद ही हमें कुछ घर से ख़र्चे मिला करते थे, तो बहुत कम बच्चे जो थे उनको उस वक़्त घर में कुछ दिया करते थे। हम भी इस खुशकिस्मत लोगों में शामिल थे। तो हमने एक प्रोग्राम बनाया कि क्यों ना हम इन पैसों में से कुछ पैसे जो है ना एक दिन इस्तेमाल कर लिया करें और दूसरे दिन इकट्ठे कर लिया करें, या 2 दिन इस्तेमाल कर लिया, 5 दिन इकट्ठे कर लिया करें। तो हमने ये पैसे इकट्ठे करने शुरू किए। तो 7 लोग थे हम लोग जो पैसे हमारी टीम बनी या बॉडी बनी। तो हम जो पैसे इकट्ठे करते थे वो महीने के बाद हम पता करते थे कितने हो गए। तो 3 माह, 4 माह, 5 या 6 माह के बाद हम ये करते थे कि एक ऐसा गरीब दोस्त जो हमारा होता था उसे हम खामोशी से बुलाते और उसको हम ये यूनिफॉर्म जो थे ना उसको दे देते। और उसके बाद अगला जब मरहला आता कि अगर हमारे पास पैसे जल्दी इकट्ठे हो जाते तो 2-2.5 माह में हम ये देखते कि यार ये हमारा जो क्लास फेलो है इसके पास जूते नहीं हैं। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि सादिक बूट हाउस वाले, अल्लाह ताला ज़िंदगी से सलामती दे, हम इनके पास इकट्ठे होके आए। तो उन्होंने ये कहा कि जी आप किस लिए आए हैं? हमने कहा जी हम यूँ पैसे इकट्ठे करते हैं और किसी की मदद करते हैं। उन्होंने कहा जी कि ये आप पैसे वापस ले जाएं, इसको आप किसी और जगह ख़र्च करें, ये जूता आप हमसे ले जाएं। क्या बात। तो ये सेकंड मोटिवेशन थी और सेकंड मेरी अप्रिसिएशन थी ये मेरी कि मुझे ये मामला हुआ। तीसरा वाक़या ये था कि शेख अब्दुर्रहमान साहब, अल्लाह गरीक़ रहमत करे, हम उनके पास गए
उसके मरहले के बाद 8वीं में तो हमने मलेशिया जो था ना वो यूनिफॉर्म होती थी काली, मलेशिया बोलते थे। तो हम उनके पास गए तो कहना जी को मुंडिया तुसी की लेना आए हो नाल, अब पुत्त तू शाह साहब ते मुंडिया तू की लेना आया है। मैं कहा जी असी इस तरह लैन वास्ते आए हैं जी। उन्हें क्या फिर तुसी इत्थे बह जाओ, जा मुंडिया जा घंटू चाह लैके आ, मिंटू जा तू चाह लैके आ। वो चाय लेने चला गया। हमारे लिए ये बड़ी बात थी कि एक दुकानदार और शेख अब्दुर्रहमान का एक नाम था। तो वो चाय आ गई जी 6-7 लोगों के लिए। हमने 6-7 लोगों ने चाय पी और वहीं से कोई इब्राहिम पकौड़ों वाला था, वहाँ से पकौड़े आ गए, हमने वो पकौड़े भी खाए, चाय भी पी। उसके बाद यूनिफॉर्म में उन्होंने जी 50% डिस्काउंट दे दिया हमें कि आप 50% जो है ना जी वो हमें जमा करवा दें और आप यूनिफॉर्म ले जाएं, और अब जब आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगी आप 50% के हिसाब से आप हमें पैसे देंगे। उसके बाद ये चलता रहा मामला। एक दिन बशीर अजीम साहब जो थे वो क्लॉथ हाउस वाले, यूसुफ क्लॉथ हाउस वाले, और राजा लतीफ़ साहब जो थे राजा क्लॉथ हाउस वाले, इन लोगों को चौधरी नूर अहमद साहब ने बुलाया और उस स्टेज पे बिठा के कहा कि जी हमें हमारे बच्चों को काफ़ी सारी यूनिफॉर्म की ज़रूरत है, तो आप इनको कोई यूनिफॉर्म दें। तो उन्होंने ऐलान किया कि जी हम आपको 5 यूनिफॉर्म दोनों देंगे, हम 10 यूनिफॉर्म देंगे जी। तो मास्टर अकबर साहब ने मुझे खड़ा किया और ये कहा कि जी आप ये जो बच्चा है ये भी कुछ काम ऐसे कर रहा है तो आप इनके साथ भी कुछ सपोर्ट करें। तो उन्होंने हमें कहा जी कि आप हमें सिर्फ ना आधे पैसे दिया करें, तो आप हमसे ले लिया करें। मैंने फिर कहा कि जी आधे पैसे तो शेख अब्दुर्रहमान साहब भी हमसे लेते हैं। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, जब आपके पास पैसे इकट्ठे हों तब आना जी। हम जी राजा लतीफ़ साहब के पास गए, उन्होंने बशीर अजीम साहब को भी बुला लिया, 8वीं क्लास के स्टूडेंट थे हम। तो उन्होंने जी हमें 2 के साथ 2 फ्री दे दी, 2 के पैसे लेके 4 हमें यूनिफॉर्म दे दी। तो ये जो सफ़र था ना जी, इस तरह हमारा वो आगाज़ हुआ। फिर 9th में या 8th के आखिर पे जाके हमने एक ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में अंजुमन खुद्दाम रसूल जो थी ना वो बना ली। उसके तहत हमने ये पहाड़ियाँ बनाते थे हम लोग सारे, कुछ सीनियर्स भी थे हमारे साथ, कुछ जूनियर्स भी थे, कुछ हम भी थे। वो एक बड़ा अच्छा सिलसिला चला। फिर 9th में जाके हमें और थोड़ी सी मोटिवेशन मिली कि हमारे साथ एक काफ़िला शामिल हुआ, कुछ लोग शामिल हो गए। साथ ही साथ मैं बताता चलूँ कि 6ठी क्लास से मैंने अखबारात और रसालों में भी लिखना शुरू किया। तो रिनाले में एक अलताहिर रिसाला उस वक़्त छपा करता था, तो अक्सर मैं अपनी तहरीरें वहाँ भेजता था। यहाँ मेरे वालिद ग्रामी के पास अखबारात भी आते थे, तो मैं उन अखबारात को मद्देनज़र रखते हुए कुछ ना कुछ लिखता था, कोई नकल लगा के कुछ अपने शऊर के साथ लिखने की कोशिश करता था। तो एक दिन मैं लिख रहा था तो मेरे वालिद साहब ने क्या लिख रहे हो? तो मैंने कहा जी मैंने ना जी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाब है ना जी एक मजमून लिखा है। तो उन्होंने कहा जी भी लिखा तो तूने जो भी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये 3-4 चीज़ें ऐड कर ले तो शायद तेरा वो रसाले वाला या अखबार वाला तेरी को छाप दे। तो पाक जमहूरियत अखबार रसाला आया करता था वीकली, तो वहाँ पे किश्वर नई साहिबा थी इंचार्ज, उनकी एडिटर। तो उनको मैंने वो लिखा लेटर और मैंने वो पोस्ट कर दिया। वो मुझे कोई 2 हफ्तों के 3 हफ्तों के बाद एक रिसाला मौसूल हुआ। तो उस पर ये इतना बड़ा रिसाला हुआ करता था, तो उस पर पूरे पेज पे लिखा हुआ, एक तरफ मेरी तस्वीर, एक पास तरफ था सैयद नदीम मकसूद कलमकार सैयद नदीम मकसूद जाफरी या आज तहरीर या तहरीर कुनिंदा, इस तरह का कोई लफ्ज़ था। तो उसमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 5-7 तस्वीरें थी और साथ मेरी तस्वीर थी एक साइड पे, और लिखा हुआ था वो मजमून, और कुछ और भी ऐड हुआ था। वो मैंने पढ़ा कि जी तहरीर में तो फ़र्क है। तो वो पहली मोटिवेशन थी इस हवाले से कि मुझे लिखने का शौक़ था। और फिर एक ऐसा वाक़या भी कि सारे ज़िले में सबसे ज़्यादा लिखने वालों में मैं शामिल था, एक ऐसा टाइम भी आया। तो वो जो अलताहिर रिसाला निकलता था उसके साथ मेरी मुर्तज़ा अंजम साहब, ग़ुलाम मुर्तज़ा अंजम साहब जो थे, उनके साथ हाजी हबीब साहब जो मिचल्स चिकन हाउस वाले, चिकन शॉप वाले, ये भी वहीं पे हुआ करते थे। सैयद मोहम्मद नसीम माइयों साहब जो पार्क वाले, वो भी वहाँ पे बैठा करते थे। तलत मुश्ताक साहब भी वहाँ पे बैठा करते थे। तो अक्सर मैं भी चला जाया करता था।
तो मेरा बस थोड़ा सा था शौक़ कि मैं इस तरह करूँ, मैं इस तरह करूँ, मुझे इस तरह हो। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मुझे कुछ बुक्स आई, किताबें आई, तो मैंने एक दिन वहाँ से अबरी होती थी जो पहले किताबों को पैक करने के लिए, किताबों पे चढ़ाने के लिए अबरी हुआ करती थी, बड़ी सस्ती सी। तो मैं बेरी वाली दुकान पे चला गया, तो मैंने उनसे कहा कि जी मैनू ना जी बेरी वाली दुकान वाले को कहा, अल्लाह ताला गरीके रहमत करे, फौत हो गए वो भी, मैनू अबरी चाहिए है जी। कहने की करनी काका तू, कौन है तू? मैं कहा जी मैं अच्छा शाह साहब का बेटा है, माशाल्लाह पुत्र की करनी अबरी? मैं कहा जी मैं किताबां पैक करनी। तो की करनी है किताबां काका? मैं कहा जी मैं तकसीम करनी है। कित्थे तकसीम करनी है जी तुसी? मैं दस्या जी भी स्कूलों जाके बच्चों को तकसीम करनी है। भी तेनों कितों आईयां ने, तू साडा नुकसान करन दे। मैं उन्होंने कहा जी कि मेरा एक दोस्त है जी, उन्हें मैंने कहा जी सीरत नबी दी किताबां ने जी, मैं तेरे को भेजना, तो मेरे को मैं जी पैक करके तो उन्होंने जनाब स्कूलों 'ਚ देने वास्ते चला गया। तो ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਾਫਰੀਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਜੀ ਤਕਸੀਮ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਸ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਗਿਆ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਭਾਈ ਬਹਿ ਜਾ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ 100 ਕਿਤਾਬ ਹੋਰ ਚੁਕਾਤੀ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ GTS ਉਦੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, GTS ਤੇ ਰੱਖੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲੇ ਲੈ ਆਇਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਫਿਰ ਪੈਕ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਜੀ। ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇਵਾਂ। ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਅੰਜਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਔਰ ਅਲਾਫੀਆ ਸਕੂਲ ਸੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚੌਧਰੀ ਯਾਸੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰੇ ਮੁਸਤਫਾ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਰ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਬ ਐਡੀਟਰ ਜਾਂ ਕੀ ਬਣਾਤਾ ਜੀ ਉਸ ਆਪਣੇ ਰਸਾਲੇ ਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਿਖਾਈ ਦਾ ਹੋਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸਮਾਈਲ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੇ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇਵੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ARY ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਮਰੋਜ਼ ਅਖਬਾਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅਮਰੋਜ਼ ਅਖਬਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜੀ ਅਲਾਮਾ ਅਸਦ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਜਾਫਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਕੀ ਗੱਲ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਖਬਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਤਹਿਰੀਰ ਛਾਇਆ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜੀ ਅੱਜ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਬੇਟਾ ਕਿਹੜੀ ਤਹਿਰੀਰ ਸੀ ਤੇਰੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्हें कहा अच्छा तू, तेरा नाम है? मैं कहा हाँ जी मेरा नाम है। वो इस साइज़ में, वो अमरोज़ में अभी मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। उन्हें कहा जी नाल ना मेरे एक पता तेरा लैटर भी आया नाल अमरोज़ अखबार वाले का। मैं कहा जी लैटर की आया? उन्हें कहा जी ये लैटर है, तो तेनों उत्थे दफ्तर बुलाया उन्होंने, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਸਮਾਈਲ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਲਾਮਾ ਅਸਦ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਮਰੋਜ਼ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਨਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਜਿਹਾ ਮੰਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੈਮਰਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਸਿਰਫ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਸ ਕਲਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ 5-7 ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦੇ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਕੈਮਰਾ ਮੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਕਿ ਜੀ ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਇਸਮਾਈਲ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਹੋਰ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਨਾਮਾ ਮਸ਼ਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲਮ ਕੌਲਸਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਲੀ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੇ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇਵੇ, ऐसे ऐसे लोग मिलते गए। फिर कमर इजाज़ी साहब ने मेरी आप बियारी की, अल्लाह ताला गरीके रहमत करे। फिर साढ़े एक शायर सन, और उन्होंने शेर सी जमील निज़ामी साहब, अल्लाह ताला ज़िंदगी से गरीके रहमत करे। जो झुकते हैं वही सरफराज होते हैं, जो झुकते हैं वही सरफराज होते हैं, और घने दरख्तों मुसाफिर नवाज होते हैं। उन्होंने कहा जी झुकना सीख लें, अल्लाह पाक आपको इतना कुछ देगा जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा जी ये बोर्ड के दरख्त के नीचे बैठे थे, कहते देखें कितना साया और कितने लोग बैठे हैं, तो आप ये दरख्त बन जाएं, आप ये साया बन जाएं, आप ये करें, आप ये करें, ये करें। उन लोगों की गाइडलाइन को लेते हुए मैंने फिर एक ऐसा वाक़या पेश आया जी कि अलताहिर के साथ साथ जी हमने एक सदात रिसाले की बुनियाद रख ली। वो सदात रिसाले के चीफ़ एग्जेक्टिव मेरे वालिद मकरामी थे, और मैं एडिटर के तौर पे काम शुरू किया मैंने। तो वो मेरे लिए एक बड़ा नया मरहला था।
इसी तरह साथ साथ ये चलता रहा और साथ साथ हमने यहाँ पे एक तंजीम थी राइजिंग स्टार वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, मियाँ अब्दुस्तार साकिब साहब फौत हो गए, अल्लाह ताला गरीक रहमत करे। उनकी तंजीम थी, उनके साथ अटैच हुए। उसके बाद हमें कुछ दोस्तों को ख्याल आया कि जो हमारे फ़ेलोज़ थे, जितने क्लास फ़ेलोज़ थे, जो हम 6ठी 7वीं से मॉडल स्कूल से जो काम शुरू किया था हमने, उनको इकट्ठा किया एक दिन। और कुछ लोगों को कुछ हर बंदे से इख्तलाफ होता है, उन्होंने कहा जी कि हम अपनी तंजीम बनाएंगे, जैसे अंजुमन खुदाम रसूल के बाद हमने इसी तरह फिर हमने अल खिदमत ट्रस्ट के नाम से एक इदारे की बुनियाद रखी। ये 89-90 की बात है जी। मेरे जो वालिद गिरामी थे वो उनके सरपरस्त बने और जो सदर थे वो शाहिद चौधरी साहब थे, शाहिद रफ़ीक चौधरी साहब, और जो जनरल सेक्रेटरी था मैं था जी। इसी तरह हमारे साथ लोग शाहिद भट्ट साहब थे, असलम शहीन मरहूम थे, बादशाह साहब थे, अब्दुल अय्यूम साहब, शेख वसीम साहब, शेख अफजल मून साहब, शेख अफजल लाडा हुआ करते थे ये ऐसे, शेख सईद साहब के भाई। इसी तरह नईम भट्ट साहब थे, बहुत से ऐसे नाम, तारक साहब थे, वो फौत हो गए, शेख तारक साहब। तो ये बहुत बड़ा काफ़िला हमारे साथ चला। उसके बाद ये हमने थोड़ा सा एक इनिशिएटिव लिया कि उस वक़्त हम हायर सेकेंडरी स्कूल में आ चुके थे जब ये हमने अल खिदमत बनाई। तो हमारा पहला प्रोग्राम मॉडल स्कूल में हुआ जिसमें हमने 250 बच्चों को कापियाँ, किताबें और यूनिफॉर्म्स दी हैं। माशाल्लाह। गालिबन या वो दूसरा प्रोग्राम था, उससे पहले हमने कुछ बच्चों को, कोई 50 थे कि 100 थे, उसके अबाव हमने वो किया। ये सेकंड शायद होगा या वो फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, इस तरह की सूरत हाल। वहाँ पे राजा गुलाम सरवर साहब, अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो थे। मास्टर नूर अहमद साहब थे। और इसी तरह हमारे जो दूसरे साहबान जो थे वो वहाँ पे मौजूद थे जी। तो वहाँ से जी हमने इस अपनी जो जी शाह साहब, एक थोड़ा सा और हमारे देखने और सुनने वाले नाजरीन को ये बताइए कि ये किस तरह आपको तरगीब आई कि इन बच्चों को यूनिफॉर्म देने चाहिए, और या इनके बुक्स के हवाले से आपने जो सोचा और उसके लिए आपने वो स्टार्ट किया, तो ये कौन सी ऐसी कोई वजह थी कि आपको महसूस हुआ कि सबसे पहले इसी से स्टार्ट करना चाहिए? मैंने जैसे पहले शुरू में बताया आप लोगों को कि जो ज़िंदगी का सफ़र था कैसे शुरू हुआ और कैसे 6ठी या 7वीं क्लास से हमने घर से मिलने वाला ख़र्चा कलेक्ट किया और उसको हम एक जगह पे करके कैसे हम यूनिफॉर्म बच्चों को लेके देते थे, कैसे हम शूज़ लेके देते थे। तो मैंने ये अपने जो कुर्बो जवार में हमारे रहने वाले जितने भी दोस्त थे, साथी थे, हम सफ़र थे या क्लास फेलो थे, हम उनको देखा करते थे कि इसकी वर्दी फटी हुई है। चूँकि टाट का तस्वर तो बहुत कम था, ज़्यादातर लोग जो बच्चे थे वो ये बोरी जो थी ये घर से लेके आते थे। तो फिर हमने ऐसा भी किया, एक ऐसा वक्त भी आया कि हमें एक यहाँ पे एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर थे रियाज साहब, उनसे मेरी गुफ्तगू होती थी रात को बैठ के। तो वो कहने लगे जी भी थानू पुत किन्ने टाट चाहिए ने। हमने उनको बताया जी आप जितने ले दें। उन्होंने हमें 5 टाट जो थे ना जी वो लेके दिए, और 5 ही टाट जो थे वो उस कमरे में बिछते थे। यानी ये इंस्पायरेशन जो थी, जो आपने कहा कि तरगीब कैसे भी हुई, तरगीब ये थी कि लेवल यही था कि बात आपने कैसे कर रही और बात का कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बना, इसकी क्या वजूहत थी। इसके लिए मुझे आपको दोबारा मॉडल स्कूल लेके जाना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल ज़रूर। वहाँ पे सैयद गफ़ार शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह मेरे उस्ताद मोहतरम थे। तो वो मुझे स्टेज पे ले गए, मैं दूसरी या तीसरी क्लास में था। तो कहते हैं कि जी आप यहाँ पे खड़े होके स्पीकर में आपने बोलना है। तो स्पीकर भी मेरे जैसा ही था, खामोशी से बेचारा जहाँ पे था वहाँ पे मैं था। तो उन्होंने कहा जी भी आप अकेले पढ़े लिखे हैं, आपके सामने सारे अनपढ़ जाहिल बैठे हैं, सिर्फ आपने ही बोलना है। तो मैं देख रहा था इधर भी उस्ताद खड़े हैं, उधर भी उस्ताद खड़े हैं, ये बच्चे मेरे से सीनियर बैठे हैं यहाँ पे 8वीं वाले। तो उस्ताद जी मुझे कह रहे हैं सारे अनपढ़ जाहिल बैठे हैं। वो उन्होंने मुझे थोड़ा सा पुशअप करने के लिए कहा कि जी बोलो। तो उस बोलने का सफ़र जो था जी वो 40 साल पे मुहित है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे लिए वो बोलना जो था
वो अब चाहे 7-7 घंटे 8-8 घंटे 6-6 घंटे 4-4 घंटे बुलाते रहे, आप बोलते रहे, जहाँ जहाँ आप कहेंगे वहाँ बोल लेंगे। जी माशाल्लाह। मैंने हमें प्रैक्टिस की भी, अब लिखने पढ़ने की भी ज़रूरत है, अब अल्लाह का शुक्र है नहीं है। जी आपके साथ मैंने शाह साहब के साथ मैंने रेडियो में भी बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं, और रेडियो में सबसे मुश्किल जो होता है वो यही, जैसे अभी शाह साहब बता रहे हैं कि माइक भी खामोश बैठा है, हम भी खामोश बैठे हैं, तो कोई भी बंदा आपके पास मौजूद नहीं है, आपने अपने अंदर से ही बातें निकालनी है, खुद ही बातें, और उनमें इंटरेस्ट बनाना है कि लोग आपको आपकी बात को तवज्जो दें। तो ये बड़ी बात है। और आपको एक और मैं मज़े की बात बता दूं कि मुझे भी ये माइक के आगे और पब्लिक में जो बोलने का जो था वो स्टार्ट मेरा भी शाह साहब से ही हुआ था, इन्होंने मेरा स्टार्ट करवाया था। रेडियो पे हमने प्रोग्राम किए परफेक्ट ड्राइविंग सेंटर के हवाले से, तो वो सारा भी शाह साहब की वजह से ही था, क्योंकि इन्होंने ही मुझे वो कॉन्फिडेंस दिया, और वो उसमें बोलने के कैसे बोलना है और क्या करना है, और अल्हम्दुलिल्लाह भी कुछ मैं बोलना मुझे थोड़ा थोड़ा आ गया है इसके ऊपर। तो अभी हम एक और मैंने शाह साहब से जो बात सीखी कि बहुत पहले जब कोई आज से 16-17 साल पहले से शाह साहब के साथ मेरा एक ताल्लुक़ है, मुझे स्टार्ट भी रनाला में इन्होंने ही करवाया बहुत सारे मामलात में। तो मैं इनकी खिदमात जो मैं देखता था, सोशल वर्क जो देखता था, उसी से हमें भी इसका बड़ा, मैंने भी बहुत कुछ इनसे सीखा। और सबसे जो बड़ी बात है, मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि अक्सर रात को, सर्दी की रात में भी 10 बजे मेरे मोबाइल में मिस कॉल आती, तो हम डिस्टर्ब होते कि यार ये क्या है। और शाह साहब को हमने बहुत से प्रॉब्लम्स में किसी को ब्लड चाहिए, किसी को मेडिसिन चाहिए, या इस तरह के प्रॉब्लम्स होते थे, तो उसमें भी हमने देखा कि हर वक्त इनका मोबाइल कभी ऑफ़ नहीं हुआ था। जो बड़ी हिम्मत की बात है कि सर्दी की रातों में भी आप किसी भी टाइम कॉल करें और बंदा आपके फ़ौरी कॉल का रिस्पॉन्स दे, और आपके लिए वो फ़ौरन अरेंज करवाए, खा वो मेडिसिन हो, खा वो ब्लड हो, या इस तरह की कोई ऐसी एमरजेंसी की ज़रूरियात जो हैं। तो अभी तो माशाल्लाह शाह साहब के बहुत सारे ऐसे लातादाद प्रोग्राम्स हो चुके हैं, तो इनको बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं। मुझसे वाले से भी थोड़ी सी बात करेंगे कि किन किन इदारों से आपको, और मेरा ख्याल अब शायद याद भी ना हो जितने अवार्ड मैं देख चुका हूँ शाह साहब के, तो उनके हवाले से थोड़ी सी बात बताइए। जी ये मेरे अल्लाह पाक का ख़ास करम है कि अवार्ड ये होता है कि अगर आप प्रेफरेंस टू अदर अगर किसी को खुशी दे दें तो ये बहुत बड़ी बात थी। मैं चाहूँगा कि इसमें थोड़ी सी तफसीलन 3 लोगों से जो थे ना, मैंने जो सीखा है, जो मुआशरे के वो अकाई थी जिनको आप जुटला नहीं सकते। मैंने अपने वालिद गिरामी से जो सीखा वो मैंने आपको पहले बता दिया। मैंने राना फूल मोहम्मद ख़ान साहब जो थे, जो फूल नगर जिनके नाम पे बनाए, वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो किसी को भी जाके ये नहीं पूछते थे आप कहाँ से आए हैं। वो कहता था जी मेरा ये काम है। उन्होंने पहले पूछते थे खाना खाया जी, चाय पिए जी, पूछते थे बंदे। उनके पास ये तफरीक नहीं थी कि ये अराई है, ये राजपूत है, ये सैयद है, ये भट्टी है, ये मेरे हलके का, ये नहीं है, ये वो एक तो थी ये बात। क्या बात है। दूसरी बात ये थी कि उन्हें नहीं पता था ये काम होना या नहीं होना। वो कार्ड पे लिख देते थे, लिखवा देते थे अपने पीए से, या फ़ोन कर देते थे और कहते थे कि इसका ये काम कर दें। मैं राना फूल मोहम्मद ख़ान बोल रहा हूँ जी, भाई फूल नगर से। उस वक़्त भाई बेरू कहते थे। एक तो बात मैंने उनसे सीखी, मैंने जो दुखी इंसानियत के हवाले से काम किया वो मैंने ईदी साहब के साथ मैंने और मरहूम असलम शहीन साहब ने काम किया। और डॉक्टर ए.क्यू. खान साहब से एक अरसे से ताल्लुक़ था। और जब डॉक्टर साहब रिनाला खुर्द 16 अप्रैल 2011 में जब रिनाला खुर्द तशरीफ़ लाए, तो उनसे सिर्फ़ एक ही बात उन्होंने हमें बताई थी कि प्रेफरेंस टू अदर, कि आप अगर दूसरे को तरजीह देंगे तो वो आपको फ़ीडबैक उसका जो है बड़ी जल्दी रिटर्न आता है। मैं अभी आपने अवार्ड की बात की, हाल ही में मुझे एक अवार्ड मिला ज़िले सतह पे सोशल सर्विसेज का। तो जहाँ पे मुझे मिला मैंने उसी जगह पे ऐलान कर दिया कि ये अवार्ड मैं 1112 रिनाला खुर्द के नौजवानों के नाम जो है मंसूब करता हूँ। इससे पहले मुझे लातादाद गोल्ड मेडल्स, कैश प्राइजेस, ऐसे ऐसे अवार्ड्स जो शायद अल्लाह पाक ने हमारे लिए, शायद ये अल्लाह का ख़ास करम था कि अल्लाह पाक ने हमारे लिए मखसूस किए। लेकिन आपको यकीन ना नहीं करवाता हूँ मैं कि मैंने कोई अवार्ड अपने पास नहीं रखा। मेरे अवार्ड जो था गवर्नर हाउस से, महकमा सेहत की तरफ, हुकूमत पंजाब की तरफ से जो अवार्ड मुझे मिला, वो मैंने यहाँ के सबसे बड़े इदारे कहनूर एजुकेशन हाउस जो
एजुकेशनिस्ट के बेटे का जो ये इदारा है उनको मैंने दे दिया। इससे पहले मैंने ग़ुलाम हैदर साहब से जो मुझे अवार्ड दिया, तो मैंने कमेटी स्कूल जो हमारा स्कूल है यहाँ का, इससे एक और मियाँ मंजूर खां वट्टू साहब की तरफ से मुझे अवार्ड मिला था, मेडल मिला, वो मैंने कॉन्वेंट स्कूल में, मॉडल स्कूल में, मिलर स्कूल में, इवन देन कि मैंने पूरी कोशिश की कि मैं अपने जो चीज़ हो ये उन बच्चों की अमानत है, ये उन लोगों की अमानत है, तो ये उन्हीं ही को मिलना चाहिए। तो मैं ये आप लोगों से भी कहूँगा कि जो रिगार्ड, अवार्ड, एप्रिसिएशन है वो है जो आपको मिल गई, इसको आगे तकसीम करने का आप ये देख लें कि दुनिया का निज़ाम उठा के देख लें कि अल्लाह मालिक कायनात, खालिक कायनात की तरफ से एक सीधी सादी बात है, तकसीम के बाद हमेशा ज़रब ही आता है। बिल्कुल सही। आप तकसीम कर दें, अल्लाह पाक आपको ज़रब करके वापस कर देंगे, ये अल्लाह का वादा है। और ये बंदा जो फ़ख्र महसूस करता है कि जी मैंने ये कर दिया, मैंने ये तकसीम कर दिया, नहीं भाई, आपने अल्लाह के दिए माल में से तकसीम किया है, और वो कोई एहसान नहीं, आप पे फ़र्ज़ है। और जैसे ज़कात फ़र्ज़ है ज़ाहिर, इसी तरह हमारा ये तकसीम करना भी फ़र्ज़ है। जी जी जी। मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा आपको। मैं जैसे कि अभी मॉडल स्कूल से हम निकले हैं, हमने पूरी कोशिश की कि हम साथ साथ इंशाल्लाह आप ले जी। काफ़ी ठंडा मौसम है, तो मियाँ साहब ने बड़ा दिन भी चुना और लम्हे भी चुमे, और ये जो मौसम के लिहाज से बड़ी ठंडी हवाएं चल रही हैं, और इन्होंने ये साबित किया जी हम मरी में बैठे हैं, तो ये बर्दाश्त देखना चाह रहे हैं मेरी। असल में शाह साहब, राजा आबद हुसैन साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, और हम फलाई कामों में भी मेरे साथ एक इदारे में बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। तो एक मौसम अच्छे के साथ साथ मुझे ये लॉन इनका बड़ा पसंद है, तो मैंने इनसे पहले ही कह दिया, मगर कल आज जो है ना सर्दी भी बढ़ी है, और मैं शाह साहब को किसी न किसी तरह ना ठंडी जगह पे लेके आऊँगा ताकि वो सर्दी को अच्छी तरह एंजॉय भी कर लें। अगर आप ये समझ रहे हैं कि मेरी सर्विसेज में ठंड पड़ जाएगी या मेरी कुव्वत मुदाफ़ियत में या मुझे मेरे काम में कोई हर्डल क्रिएट होगी, तो कोई भी मौसम आज तक मुझे ज़ेर नहीं कर सका और ना इंशाल्लाह ज़ेर कर सकेगा। बारिश, तूफ़ान, गर्मी, सर्दी, सुबह, रात, शाम, जिस भी प्यार मेरी जब भी किसी को ज़रूरत पेश आई, अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ पे। आपने रेडियो की बात की थी, मैं चाहूँगा कि अपने जो देखने वाले या सुनने वाले उनको ज़रूर बताऊँगा, एक बड़ी लंबी सर्विस थी मेरी रेडियो के हवाले से। तो एक दिन मैं घर से निकला तो मैंने ये सोचा कि आज तो मेरे बोलने के लिए कुछ भी बात नहीं है, आज क्या होगा, क्योंकि मैं ना तो मैं पढ़ता था, ना मुझे इसका थोड़ा सा था कि मैं पढ़ के कुछ बयान करूँगा। तो मुझे अल्लाह पाक की दी हुई जो सलाहियत थी उसमें भी ये भी था कि अल्लाह पाक मुझे खुद ब खुद ही मेहरबानी करते थे। तो पैनल पे, जो रेडियो का पैनल है, उस पर मैं बैठने से पहले वज़ू किया करता था और अल्लाह से दुआ करता कि या अल्लाह मुझे सुरुख रूई अता फरमाना। तो मैं जब घर से निकला तो मैंने ये देखा कि ट्रैफिक का कोई, मैं उस दिन कह रहा था कि चले आज मैंने सिर्फ ना पैनल पे अपना जो लोगो है, मोनो है, वो चलाना है, तेरे रंग रंग, वो अल्लाह ताला की ज़ात के रंग थे, उसके हवाले से इब्रारुल हसन साहब ने वो गाया होता तेरे रंग रंग, और है ही अल्लाह के रंग हैं, और तो बंदे का कुछ अमल दखल नहीं है बीच में। आज ये जो राजा साहब ने यहाँ पे जो रंग फैलाए हैं, ये हम नज़र आ रहे हैं, ये सब अल्लाह के दिए रंग हैं, और ये अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए आपको कि अल्लाह पाक ने आपकी वसासत से लोगों को देखने का मौका मिला, आज हमें भी देखने का मौका मिला। तो मैं गया तो आगे ट्रैफिक ब्लॉक थी, करा के मैं भी निकल गया। तो ये ज़हन में सोच रहा था कि यार ये ट्रैफिक क्यों बंद है। मैंने गार्ड से पूछा कि बाबा जी ट्रैफिक क्यों बंद है, कहते बाबा जी 2-2.5 घंटे तो बंद है। तो मेरे लिए वो मौजू बन गया, बिल्कुल वो मौजू बन गया, और मैंने पैनल ऑन किया और कहा कि जी ट्रैफिक ब्लॉक है, और ये बताएं सबसे पहले कि कहाँ से कहाँ तक ट्रैफिक ब्लॉक है। जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो इस नंबर में मुझसे रब्ता कायम करें और बताएं कि आपकी लोकेशन क्या है। तो यहाँ से हमने शुरू करके प्रोग्राम, और उसके बाद पूछा कि आप इस वक्त कहाँ कहाँ पे मौजूद है, तो फीडबैक आना शुरू हो गया। आप यकीन जाने 7 घंटे 13 मिनट का प्रोग्राम हमने किया वो। अच्छा, मुझे एक छोटी सी बात याद आ गई नाज़रीन। मुझे याद है वो दिन, और जब शाह साहब ने अनाउंस किया और लोगों ने अपने प्रॉब्लम्स उसमें बताए कि हमें पानी का प्रॉब्लम आ रहा है, या बच्चे हैं साथ, या मेरे ख्याल गर्मी की वो शाम थी, और रेडियो पे फिर अनाउंस किया गया, जिसकी वजह से पूरे रेनाला से लोग निकले, कोई पानी लेके, कोई कोल्ड ड्रिंक लेके, और बहुत सारे लोग उन लोगों की मदद के लिए पहुंचे। और ये इनके उस कावश की वजह से जो इन्होंने रेडियो पे अनाउंस किया कि हम इस वक्त मौजूद हैं, लोग जो बता रहे थे
कि 11 चक के पास है, रनाला बाईपास पे हैं, इससे पीछे हैं और बच्चे हैं उनके पास, उनको ये प्रॉब्लम है। और रनाला से माशाल्लाह बड़े ही अच्छे लोग हैं जिन्होंने बड़ी फ़ौरन से पहले इसके ऊपर अमल करते हुए वहाँ से लोग निकले अपनी मदद आपके तहत और लोगों की हेल्प की गई वहाँ पे। और इसी तरह बहुत सारे बताया जाता था कि जी मैं हबीबाबाद पुल पे खड़ा हूँ, मैं आगे टूल प्लाजे पे खड़ा हूँ, मैं पत्तों की नर्सरियों के बाहर खड़ा हूँ, मैं इतने पानी लेके आया हूँ जी, मैं दूध लेके आया हूँ, मैं लोगों के लिए ये बिस्किट लेके आया हूँ जी, मैं ये रोटी लेके आया हूँ जी, मैं ये नान लेके आया हूँ। और हम लोगों को रास्ते बता रहे थे कि नहीं जी आप यहाँ से यू टर्न लें, यहाँ से निकलें, यहाँ से निकल के वो वाला रास्ता इख्तियार करें। वो कहते जी हम शेरगढ़ पहुँच गए जी, हम हुजरे पहुँच गए जी, हम हुजरे से आगे पहुँच गए जी, हम कोट राधा किशन क्रॉस कर गए जी, हम लाहौर पहुँच गए जी, आपका शुक्रिया जी आपका ये रास्ता। तो ये 7 घंटे की ट्रांसमिशन हमने की। तो इसी तरह जब भी कोई मैच होता था, क्रिकेट का मैच होना या कोई ऐसा इवेंट होना, तो जैसे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले से था, क्रिसमस के हवाले से था, लेबर डे के हवाले से था, यौम पाकिस्तान के हवाले से था, हमने कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं छोड़ा। शोहदाए करबला से लेके शोहदाए पेशावर तक के जितने भी मराहिल थे हमने वो तय किए और अल्हम्दुलिल्लाह वो चलते रहे प्रोग्राम। लेकिन मैं थोड़ा सा पीछे मियाँ साहब आऊँगा और मैं बताऊँगा कि जब हमने आज से 30 साल, तकरीबन 30 साल, अभी को 3-4 दिन रहते हैं 30 साल मुकम्मल होने में जी। तो जब ये आगाज़ किया तो उस वक़्त 89 और 90 की बात है ये। तो हमने जब वो प्रोग्राम का आगाज़ किया तो उस वक़्त मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे साथ जो लोग शामिल हुए, हम 30 से 35 लोग थे। तो हमने सबसे पहला प्लान ये किया कि हम जो चंदा इकट्ठा करते हैं 5 रुपए या 10 रुपए, उसका बोझ तंजीम पे नहीं डालेंगे, अपनी चाय वाय का ख़र्चा हम उस बंदे के ऊपर डालेंगे जिसके घर हम मीटिंग करेंगे जाके। सही है। हम हर महीने या 15 दिन की मीटिंग थी वो एक बंदे के घर रख लेते थे। उससे हमें जो था सोशल फीडबैक ये आता था कि उस मोहल्ले में रहने वालों को पता होता था कि मियाँ वसीम साहब के घर आज 30 लोग आए हुए हैं, तो इनकी एक तंजीम है, इनको पता है कि मोहल्लेदारों को भी मियाँ वसीम साहब के साथ ही अब 30 बंदे खड़े हैं। तो उसका एक नेगेटिव पॉजिटिव पहलू भी था। बिल्कुल सही है। तो मियाँ वसीम साहब चाहे हमें चाय पिलाएं जी, चाहे जैसे आज तो पिला दिए ठंड में, वैसे जैसे आज इन्होंने हमें कहवा पिला दिया। इसी तरह जी हमारा सिलसिला जो था वो जारी व सारी रहा। और ये हमारे लिए बड़ी एजाज़ की बात है कि जी आज 30 साल बाद, तकरीबन 30 साल हो गए हमें। तो एक बड़ा लंबा सफ़र होता है जी इंसान का, जब आपने अपनी एक्टिविटी की हो, जब आपने अपनी खिदमात दी हों। चलते चलते जी बता दूँ कि जी सबसे पहले जो हमारी 17 दिसंबर 1992 में हमारी पहली डिस्पेंसरी का आगाज़ हुआ जी माशाल्लाह। 14 अगस्त 1995 में हमने जी ब्लड बैंक का आगाज़ किया जी। डॉक्टर अयूब जाहिद साहब उस वक्त चेयरमैन थे, हाजी यासिन गुज्जर साहब जो 11 चक वाले थे वो हमारे उस वक्त सरपरस्त थे, चौधरी नूर अहमद साहब हमारे चीफ़ एग्जेक्टिव थे, मेरे वालिद साहब और नूर अहमद साहब हमारे सरपरस्ती किया करते थे। तो ब्लड बैंक का आगाज़ ही हमने 14 अगस्त 1995 में किया। नज़र मोहम्मद चौहान साहब थे उस वक़्त डिप्टी सेक्रेटरी सेहत, उन्होंने आके यहाँ पे इफ्तिताह किया। और फिर वो जो सफ़र था, कारवां था, चलता रहा। हमने पाकिस्तान की गोल्डन जुबली के मौके पे हमने 14 रोज़ा तकरीबात मुनक़िद की। ये कोई छोटी सी बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल। और उस वक़्त 14 दिन की तकरीबात कराना, हर रोज़ तकरीब होना और हर रोज़ तकरीबात होना, ये उस वक़्त हमारी जो जोहा शाकिर साहिबा, इनके वाले साहब उस वक़्त हमारे पास मजिस्ट्रेट थे, डॉक्टर शाकिर साहब जो थे। तो हमें डीसी जी, हमने मेहमान खुसूसी थे डीसी उकाड़ा उस वक़्त हमारे। तो इत्तेफाक से जी वो किसी वजह से नहीं आ सके, लेकिन हमें पता चला कि हमारे साथ कोई गेम हो गई। तो हमने जनाब, मैं थाने गया और थाने से जाके मैंने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर ली और सब लोगों को खड़ा करके बाजे वाजे डोल डमके कि आज हमारे मेहमान खुसूसी एक ऐसी शख्सियत होंगे जो किसी तारफ़ की मोहताज नहीं, पूरी दुनिया उनसे वाकिफ़ है, और सब खड़े होकर इस्तकबाल करें, डोल डमके बैंड बाजे टन 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 टन, लोग तालियों की गूंज में आते हैं। ये हज़रत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह सारे खड़े होकर इस्तकबाल करें। हमने जाके
मेन कुर्सी पे उनको बिठा दिया जी, तस्वीर क्या को बात रख दिया। क्या बात तो वो हमारी उसका 14 रोज़ा तकरीबात का जो आगाज़ था हाँ जी। वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह साहब ने किया। उसकी हमें इतनी पजीराई मिली। उस वक़्त मीडिया तो था ही ना, सोशल मीडिया था, सिर्फ टीवी था, पीटीवी, वो कभी हमारी खबर छाप देता था, यानी शाया कर देता था, से अनाउंस हो जाती थी, नशर हो जाती थी। अब ये जो अखबारात में हमें मिला ना, जंग में सबसे ज़्यादा बड़ी सुर्खी जो थी ना, जंग में बहुत बड़ी सुर्खी और बड़ी लंबी तफसीर उसमें जो थी बयान की गई। इसी तरह नवाए वक्त में और दूसरे अखबारात जितने खबरें वगैरह के, तो ये हमारे लिए पुशअप हमारे साफ़ी भाइयों ने बड़ा साथ दिया उस वक़्त, और इस वक्त की सहाफ़त में तो काफ़ी फ़र्क है। अब चूँकि सोशल मीडिया का भी दौर आ गया है, नए नए बच्चे आ रहे हैं, लिखारी आ रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, लिखना चाहिए, बोलना चाहिए, पढ़ना चाहिए, लेकिन पढ़ के लिखना चाहिए। अभी मैं कल सोशल मीडिया के एक क्लिप सुन रहा था कि मलक तारिक साहब जो वाइस चेयरमैन साहब थे, वो किसी सहाफ़ी साहब को मैसेज दे रहे थे कि भाई आपने पहले गरीब आदमियों के ख़िलाफ़ ख़बर लगाई थी कि जी ये नजायज़ काबज़ीन है और नजायज़ तजावज़ात हैं। जब वो आके उन्होंने रेलवे वालों ने सील कर दिया तो अब आप उनके हक़ में ख़बर लगा रहे हैं, तो सोच समझ के लगाया करें। वाकई सही कह रहे हैं। 1999 में इमाम काबा तशरीफ़ लाए थे इस्लामिया यूनिवर्सिटी में। उस वक़्त मैं ख़बरें अखबार में और इब्राहिम साहब कर रहे थे, तो उन्होंने मुखातिब करके पेंसिल उठाई और यूं करके मुखातिब करके कहा कि सबसे ज़्यादा पकड़ इसकी होनी है, और ये जो भी जिसके भी हाथ में वो सोच समझ के इसका इस्तेमाल करें। तो 99 में मैंने वो ये जो थी ख़बरों की हद तक मैंने ये कलम जो था अपनी जेब में डाल लिया और अपना फोकस जो था खिदमत की तरफ बढ़ा दिया। एक तो वो ख़बरें से हट के लिखने का काम आज भी मैं लिख रहा हूँ, और हमारे अखबार छप रहे हैं, पूरी एक्टिविटी आ रही हैं। तो खबर हमने भी किसी दिन बन जाना है, सब ने ज़ाहिर जाना है, लेकिन हम कुछ ऐसा करैक्टर प्ले करके जाएं, अपना कोई ऐसा हिस्सा डाल के जाएं दुनिया में जो हमारे लिए आखिरत में अच्छे का बायस बन सके। ये और दूसरी बात ये थी कि आपने अवार्ड्स की बात की। अवार्ड वो होता है कि जैसे आज आपने यहाँ पे मुझे मदऊ किया, तो ये हमारे लिए अवार्ड है कि आप सुन रहे हैं जी, हमारी हिस्ट्री देख रहे हैं जी, पूछ रहे हैं जी क्या होना चाहिए था, क्या करते रहे हैं जी, और आगे क्या करना चाह रहे हैं। ये तो सांसों के साथ चलने वाली चीज़ें हैं। हम ये कहते हैं कि हम तो कमिटेड लोग हैं, हमने कमिटमेंट कर ली अपने आप से, ये हमने करना है, हमें लोग जो मर्ज़ी कहें। लेकिन उन लोगों के लिए मेरा ज़रूर पैगाम है जो अच्छे काम को नहीं सराहते और उस पर तनकीद करते हैं। बस इतना ही कहूँगा कि कुफ्र के बाद सबसे बड़ा गुनाह है किसी इंसान की दिलगुजारी करना, खा वो मोमिन हो या काफिर। इस बात से इज्तनाब किया करें। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो चाहे आपका मुखालिफ है तो उसे फिर आप अच्छा ही कहें, और अगर गलत काम कर रहा है तो फिर आपका हक बनता है उस पर तनकीद करें। जी मियाँ साहब। जी बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद थे सैयद नदीम मकसूद जाफरी साहब, और मैं एक छोटी सी बात प्रोग्राम के आखिर में ऐड करना चाहूँगा कि लोग कहते हैं जी अगर बेटा होगा तो हमारा नाम रोशन होगा। ऐसा शायद कुछ लोगों की सोच के मुताबिक हो कि ऐसा है, लेकिन हर बंदे की अपनी सोच, मेरी ऐसी सोच नहीं है। आपका नाम रोशन होना है आपके काम की वजह से, और दुनिया आपको याद करे आपके कुछ ऐसे काम की वजह से जो आप दुनिया के लिए कर जाएं। इसके अलावा जो एक और मैं आपसे छोटी सी बात करूँगा कि तो हमारे काम इस तरह के होने चाहिए कि हमारे काम की वजह से हमारा नाम ज़िंदा हो जाए। और इसी तरह मैंने एक और चीज़ देखी है शाह साहब के मुतालिक कि बहुत सारे ऐसे काम हैं, बहुत कुछ ऐसा है जिन्हें कभी किसी ने पुट अप नहीं किया, ऊपर लेके नहीं आए, लेकिन शाह साहब ने हमेशा कोशिश की इनके हमेशा इस तरह के प्रोग्राम होते रहे कि जो बच्चे मैट्रिक के रिज़ल्ट जिनके अच्छे आते हैं उनको भी अप्रिशिएट करने के लिए अवार्ड वगैरह दिए जाते हैं। और इसके अलावा जैसे 1122 के मुतालिक बहुत कम प्रोग्राम्स यहाँ पे हमारे शहर में हुए। कुछ भी ऐसा हो, मज़दूर लेबर डे से लेके किसी इकबाल डे तक, कोई भी ऐसा दिन हो, एक बहुत गरीब से लेके बहुत बड़े आदमी तक, तो हमेशा उसको सराहा गया और उसके लिए काम किया गया शाह साहब की तरफ से। तो मैं इनसे ये पूछना तो चाहूँगा कि एक तो प्रोग्राम के एंड में हमें ये अपना
आने वाला जो लाहे अमल है उसके ऊपर थोड़ा बता दें, और कोई ऐसा पैगाम जो हमारे लोगों के लिए देना चाहें जिसके लिए वो ऐसे कौन से ऐसे काम है करके जो ख़ुद को ज़िंदा रखा जा सकेगा। सबसे पहले मियाँ साहब अल खिदमत वेलफेयर कौंसल जो है रिनाला खुर्द, वो मेरा अकेले का नाम नहीं है, वो सब दोस्त जो हैं उसमें बराबरे के हिस्सेदार हैं जो हमारे साथ दामे दर में सुखने कदमे हमारे साथ चलते हैं। मैं जैसे कि सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया, इस वक्त हमारे 14 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चल रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि ये हमारा जो प्रोग्राम है वो 5वीं 8वीं और मैट्रिक के अबाव 70% पूरी तहसील के जो बच्चे हैं जो भी जिस भी स्कूल में जिस भी इदारे में पढ़ रहे हैं वो 5वीं 8वीं और मैट्रिक में 70% नंबर हासिल करने वाले तलबा तलबात को हम अवार्ड्स देते हैं। इसी तरह हम हर साल 500 से लेकर 700 के दरमियान हम बच्चों को बैग्स, कॉपीज़, उनकी यूनिफॉर्म्स, कुछ को बैग, कुछ को यूनिफॉर्म, कुछ को शूज़ और कुछ को हम उनकी जो भी रिक्वायरमेंट हो वो हम अपने दोस्तों के ज़रिए वो भी पूरी करते हैं। और तीसरा जो हमारा डिस्पेंसरीज़ का और ब्लड बैंक का एम्बुलेंस सर्विस है अल्हम्दुलिल्लाह, और एक अरसा दराज से हमारी एम्बुलेंस सर्विस जो है वो जारी व सारी है। 1122 आने से हमारा बहुत सा बोझ हल्का हो गया, वरना एक इकलौती एम्बुलेंस हमारी अलखिदमत की रिनाला में थी। और जो चौथा हमारा प्रोजेक्ट है वो है जी, हमने कब्रिस्तान की मेंटेनेंस के हवाले से साल में 3 दफ़ा हम इसकी मट्टी वट्टी डलवाते हैं, पौधे शौधे से लेके सफाई कराने तक का अमल TM में रिनाला या म्यूनसिपल कमेटी या बल्दिया रिनाला के ताउन से हम ये करते हैं। और हमारा जो अगला प्रोजेक्ट है जी वो हम तख्तियाँ लगाते हैं जी, जिस पे सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, इन्नल्लाह कुल्ली शैइन कदीर, फबी अला रब्बिकुम तुकज़िमान। आपने देखा होगा गलियों में लिखे हुए आपने देखे होंगे, उसको हम तोसीह दे रहे हैं इंशाल्लाह, इसको बढ़ा रहे हैं, जितनी भी नई आबादियाँ बनी हैं वहाँ तक जाएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद जी हमने लॉकडाउन में 2 काम शुरू किए थे। एक हमने लोगों को घर में खाने पहुँचाने वाला ज़िम्मेदारी थी, और एक अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन एक बहुत बड़ी तादाद में हमने अपने भाइयों, दोस्तों, साथियों और हम सफ़रों के हवाले से हमने राशन तकसीम किए थे माशाअल्लाह। और कोई तस्वीर नहीं थी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं गुज़िश्ता को 3-4 साल से हम लोग दस्तरखान भी लगा रहे हैं रमज़ान में, लेकिन उसकी कोई तस्वीर नहीं और ना हम उसकी तशहीर करते हैं, क्योंकि ये वाहिद काम है जो अल्लाह और आपके अल्लाह और उसके बंदे के दरमियान है। बिल्कुल। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम व्हील चेयर्स हैं, वॉकर्स हैं, बैसाखियाँ हैं, कफ़न है। कफ़न हमारे पास 24 आवर अवेलेबल है। तो हमारी ये पूरी कोशिश होती है, पहले हमने TB की मेडिसिन जो थी हमारे पास अवेलेबल थी, अब शुगर की मेडिसिन भी हमारे पास अवेलेबल है। 24 आवर हमारे वर्कर्स जो हैं वो हाजिर हैं, काम करने वाले दोस्त साथी हम सफ़र हमारे साथ चलने वाले। सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ी टीम हमारे साथ है। इसी तरह हमारी मीडिया की, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के लोग जो हैं वो हमारे साथ, बड़ी अच्छी टीम हमारे साथ शामिल है, और मैं समझता हूँ कि ये बड़े हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है। ये जो इवेंट्स अब जैसे क्रिसमस का प्रोग्राम आ रहा है, हम बिल्कुल शामिल होते हैं उनके साथ, क्योंकि वो अहले किताब हैं, हमारे मसीह भाई हैं, और ये हक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने हमें दिया है कि हम उनके साथ भी बैठें और उनके साथ भी नबी मुकर्रम आखिरुज़्ज़मा आक़ा दो जहां सरवर कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी हुक्म है, और उनके अहकामात की रोशनी में भी हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करते हैं कि उनके साथ हम शाना बशाना चलें। इसी तरह हमने बच्चियों की शादियों के हवाले से बड़े लिमिटेड से सोर्सेज में रहते हुए हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम जहाँ तक पहुँच सकें, और हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी जो है वो यतीम बच्चियों के हवाले से। तो इसमें मैं यानी हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, लाइटिंग का है, कब्रिस्तान की लाइटिंग का है, या अदरवाइज़ कहीं भी लाइटिंग का है, ग्रीन बेल्ट के हवाले से, जैसा कि अभी राजा साहब से हमारी मुलाकात हुई, तो मैं अभी 4 माह 5 माह पहले या 6 माह पहले हम, या जनवरी में मैं ले गया अपने आप को, 10 माह पहले 11 माह पहले, जब हम पौधे लगा रहे थे, और मुझे याद है कब्रिस्तान रोड पे और नहर के साथ, और हमने ग्रीन बेल्ट बनाई जी स्पेशल एजुकेशन स्कूल के अंदर भी और बाहर भी। अब वो हम ये देख रहे थे कि इसको हम इसमें कोई शक नहीं, ये सारे सदका जारिया वाले काम हैं, होने भी चाहिए। आप लगा के जाएं, सदका जारिया में सबसे बड़ा सदका पानी पिलाना है। अगर ये अच्छे भले आदमी को ये समझ आ जाए कि सदका जारिया में सबसे बड़ा
सदका पानी पिलाने का तो लोग जग गिलास लेके चौक में खड़े होकर पानी पी के जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे ही है जैसे मदीना पाक में या मक्का मुकर्रमा में आप लोगों के पीछे पीछे हैं, ये खजूर खा जाएं, मुझसे पानी पी जाएं, तो ये ज़िंदगी में यहाँ पे भी आप यही कुछ करें। और सदका जो है वो आपको पता है बलाओं को टालता है, किसी किस्म का भी सदका। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 फरमुदात का ज़रूर हवाला दूंगा मैं। एक तो हमसाये का जो तसव्वुर, हमसाये के बारे में वो ज़रूर पढ़ लें। दूसरी बात थी हज़रत अवैस करनी, उनके बारे में ज़रूर पढ़ें कि उन्होंने 2 ही काम किए थे, इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खिदमत माँ। और तीसरी जो बात वो ये थी कि यतीम बच्चे के सर पे खुश दिली से हाथ रखने का कितना अजर और सवाब है, उसके बारे में भी देख लें। अगर हम इन सारी बातों को मद्देनज़र रख लें तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमारे जो चीज़ें हैं वो हमारे सामने होंगी। आपने एक सवाल किया कि आइंदा क्या करने का इरादा रखते हैं। देखें जी, जब तक सांसों में सांसें हैं हमने तो काम करना ही है इंशाल्लाह। एक बात। दूसरी बात ये है कि जो लोग कहीं पे भी बैठे हैं और इस कॉर्नर पे बैठे हैं कि इस इंतज़ार में बैठेंगे जी आने वाला कल जो है ना जी हम करेंगे, वो छोड़ दें, भूल जाएं इस बात को। आने वाला कल हमारा कल नहीं है, आज है हमारा, जो हम आज कर सकते हैं। सदका निकालें, सुबह उठते कुछ नहीं कर सकते, खुश दिली से किसी से सलाम ले लें, किसी को सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ लें। आप किसी को कुछ ना कुछ आप जो दे सकते हैं, मुस्कुराहट दे सकते हैं तो मुस्कुराहट दे दें। एक तो सुबह से आप जब निकलें तो ये शाम तक ये सोचें कि किसी एक बंदे के मैंने काम आना है। दूसरी बात ये कि हमने आइंदा का क्या लाहिल अमल है। ज़िंदगी में 2 ख्वाहिशात हैं, एक अच्छा हॉस्पिटल और एक अच्छा जो है वो सदका जारिया पकवान सेंटर कह लें इसको, आप ये कह लें कि दस्तरखान एक ऐसा हो कि जिसमें 2 वक्त या 3 वक्त की रोटी दस्तयाब हो। सेम इज़ इक्वल टू पनाहगाह कोई हो जहाँ पे लोग ठहर सकें, रुक सकें, रात को रह सकें। अब जैसे सर्दी का मौसम है, इस वक्त हमें अपने गुरबो जवार में देखना चाहिए, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें जूतियों की ज़रूरत है, जिन्हें कपड़ों की ज़रूरत है, जिन्हें बस बिस्तरों की ज़रूरत है। उस तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिए। तो ये हमारे जो आइंदा के मनसूबा जात हैं वही हैं कि एक अच्छा हॉस्पिटल, एक लंगर खाना और एक हमारा जो है वो ये है कि कोई ऐसा काम जो हम लोगों के लिए कर सकें। और जो लोग अपने जैसे ओल्ड होम्स बनाए हुए इन्होंने बाहर, इन्होंने थोड़ी सी उसकी थोड़ा सा स्टाइल चेंज करके कोशिश की कि जी हम ओल्ड होम जो वो बनाते हैं, वो लोग जो अपने रिश्तों को भूल जाते हैं या उनको फरामोश कर देते हैं। अभी जो हमने एक इनिशिएटिव लिया, इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने जो पढ़ा है उस पर मैं उस पर अमल दरामद भी हूँ कि हमने बुज़ुर्गों की बैठक के नाम से एक प्रोग्राम का आगाज़ किया। उसमें हम कहते हैं कि सोशल मीडिया ने और हमारे रिश्तों ने हमें इतना दूर कर दिया अपने आप से, हम इन बुज़ुर्गों के कैसे करीब हो सकते हैं। तो उसके नाम से हमने एक बैठक का आगाज़ किया है, वो भी हमारा चलेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, और उसको हम चला रहे हैं। और बुज़ुर्गों के पास बैठना भी चाहिए, हमने बुज़ुर्गों से बहुत कुछ सीखा है। मैं बुज़ुर्गों के पास बैठा करता था तो लोग मुझे मजाक करते थे, ला जी मुंडा पता नहीं है देखो बाबे को की कड्डेगा हूँ। तो बाबे से निकलने का मकसद ये था कि बाबे को जो मैं करना से तो मैं कर लिया। अब ये था कि अब बाबे की ज़िंदगी जो है वो आपके मरूने मिन्नत है। जब आप बचपन में बार बार पूछते कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, वो बताते थे ये कौवा है, ये कौवा है, ये चिड़िया है, ये तोता है, ये तोता है। फिर आप पूछते थे ये क्या है। तो अब जब उनके पूछने की बारी आई है तो आप कहते हैं कि तेनू समझ नहीं आई, तेनू एक दफ़ा कहता तेनू समझ नहीं आ रही। तो ये कि हमें ये बातें, हमें ये हमारे लिए बहुत बड़ा जो है ये शर्मसारी वाली बात है। जी राजा आबद साहब एक क्वेश्चन करना चाहेंगे जी। अच्छा शाह साहब, मेरा आपसे सवाल जो है वो ये अल खिदमत के हवाले से ही है कि ये देखने वाले जितने भी हमारे नाज़रीन आपको देख रहे हैं या सुन रहे हैं, वो उनको पता चले कि ये किस लेवल पे है जी। क्योंकि अभी आगाही तो तभी होगी कि पता चले कि किस हद तक आप इसको जी कर रहे हैं। लेवल से मुराद आप एरिया ऑफ एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। ये हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ले गए हैं जी इसको। माशाल्लाह। वैसे तो हम तहसील नाला में काम कर रहे हैं जी। जो हमने बाउंड्री बनाई है ना वो है हमारी 3 किलोमीटर की, जिसमें हम बेवा और यतीम बच्चों के हवाले से करते हैं। थोड़ा सा आगे जाएं तो उसको हमने थोड़ा एरिया बढ़ा दिया कि अगर कोई पेशेंट आता है तो पूरी तहसील से आ सकता है। हमारी डिस्पेंसरीज़ पे अगर कफन का भी करता है तो वो भी हम उस पूरी तहसील को देने को तैयार होते हैं।
हमारी ये कोशिश ये होती है कि हम अपनी जो सर्विसेज हैं, अब एम्बुलेंस है हमारी, अगर उकाड़ा से एक बंदे की कॉल आती है कि जी मुझे एम्बुलेंस की ज़रूरत है, हम कैसे कह सकते हैं कि जी हम उकाड़े नहीं भेजते जी, आप तो हमारी तहसील में फाल नहीं करते। मैं छोटी सी बात आपकी ज़रा बढ़ाऊँगा। यहाँ पे एक तूबा स्कूल है गालिबन कोले में, वहाँ के एक प्रिंसिपल साहब ने लेटर लिखा और मुझे याद है कि वो लेटर में DCO की तरफ से मसूल हुआ, कोले को आप रिनाला खुर्द में शामिल करें जी, कोले की बड़ी पोजीशंस आती हैं जी। उस वक्त 1000 पोजीशन लेना बहुत बड़ी बात थी, 1000 वाले 3-4 लोग थे। हमने उन्हें कहा कि जी हम इन्हें स्पेशल ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन तहसील रिनाला खुर्द में फ़ाल करते हैं तो तहसील रिनाला खुर्द के जितने स्कूल हैं ना उनको हम ले सकते हैं, लेकिन ये इनको नहीं शामिल कर सकते। हमने उन्हें स्पेशल ट्रीट किया, हमने उनको अवार्ड्स दिए, स्पेशल अवार्ड दे दिए, लेकिन उनको तहसील नाला में, उसकी वजह यह थी कि तहसील नाला खुर्द के बच्चों की हक तलफी हो रही थी। तो उस हवाले से मैं ये भी कह रहा हूँ कि जो बाहर से भी अगर कोई आने वाला है, जैसे मिसाल के तौर पे हम रेडियो पे बैठा करते थे, क्वेश्चन करते थे, तो वो मुझे अच्छी तरह याद है कि ये पत्तों से आगे कोई चक था, वहाँ से भी लोग आते थे, हमें साहिवाल से भी लोग आते थे, दीपालपुर से भी लोग आ जाते थे हमारे प्रोग्रामों में। जब हम क्वेश्चंस करते थे, उसके जवाब थे, उसके इनामत लेने के लिए भी लोग यहाँ आ जाते थे, तो वो फिर हम तो सबको ट्रीट करते हैं। तो उस हवाले से मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह पाक ने आपको अगर ज़िंदगी से सलामती, जान माल, इज़्ज़त आबरू दी है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। ये भी अल्लाह का दिया रिज़्क़ों में से एक रिज़्क़ है, तो उसमें से फिर आप अपनी सर्विसेज, अपनी जो एक्टिविटी है, या अपने जो आप वक्त दे सकते हैं, पैसा दे सकते हैं, या आप किसी के लिए कुछ कर सकते हैं, तो वो तो लाजमी करना चाहिए। और मैं समझता हूँ जी बहुत शुक्रिया सैयद नदीम मकसूद जाफरी साहब का कि वो तशरीफ़ लाए, और राजा आबद साहब का बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें इतना ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म दिया, इतनी ज़बरदस्त जगह दी जहाँ पे हमने ये प्रोग्राम किया। और जाते जाते ये शाह साहब का एक पिछले प्रोग्राम में दिया गया मैसेज मैं आप तक पहुँचाना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा ठंड है, तो कोशिश करें अगर पॉसिबल है तो, जैसे अभी हमारे यहाँ कलमा चौक का स्टाफ है या कॉलोनी वाले पुल का स्टाफ है, तो पिछले प्रोग्राम में इस तरह एक बात हुई थी कि अगर आपके लिए मुमकिन है तो आप वहाँ खड़े हो जाएं कुछ टाइम के लिए, कुछ 10-15-20 मिनट के लिए, जब बच्चे, अभी तो कुछ लॉकडाउन हो गया खैर, कि स्कूल जाने वाले बच्चों का आप देखें कि किसके पास जूता नहीं है, या बस स्टॉप पे कोई ऐसा आदमी, कोई ऐसा मज़दूर जिसके पास जूता नहीं है या जूता उसका इस काबिल नहीं है इस ठंड के मुताबिक, तो कोई एक ऐसा आप काम कर दें इस मौसम के हवाले से जो हमारे आखिरत में काम आ सके। देखने और सुनने वाला का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।